जैसा कि हम सब जानते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। सभी का इस मतदान की प्रक्रिया पर ध्यान था और अब जो बारी है वो है नतीजों की। सभी का ध्यान जो है, पूरे महाराष्ट्र नहीं तो समूचे भारत का ध्यान जो है वो अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर है। इस वक्त हम लोग नागपुर में है और नागपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो पूरे महाराष्ट्र में सबसे अहम है। नागपुर उपराजधानी है और ये इसीलिए अहम है क्योंकि राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विधानसभा क्षेत्र भी नागपुर से ही आता है। भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले, वो भी नागपुर के ही कामठी विधानसभा मतदार क्षेत्र से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। और देश के जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, उनकी भी एक छवि जो है वो भी नागपुर से है, नागपुर के वो खासदार है। उनकी भी जो एक पहचान है, उनका भी जो एक चेहरा है वो नागपुर की दृष्टिकोण से बड़ा ही अहम है। तो इसीलिए नागपुर का विधानसभा क्षेत्र जो है वो बड़ा ही अहम माना जाता है। तो हम नागपुर की जो 6 सीटें हैं उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अमित वांद्रे है। अमित वांद्रे से हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि नागपुर में ग्राउंड रिपोर्ट में उनकी जो पकड़ है वो बड़ी ही अहम रही। कई जगह पर उनकी रिपोर्टिंग को लेकर आलोचना भी हुई, तो बहुत जगह उनकी रिपोर्टिंग को लेकर सराहना भी उनकी की गई। तो हम उनसे जानेंगे किस तरह का उनका ग्राउंड रिपोर्ट था, किस तरह के क्या नतीजे हो सकते हैं उनकी, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। अमित, क्या कहना चाहेंगे? नागपुर में 6 मतदार संघ जो है उसके ऊपर में कल मतदान हुआ। एक एक करके हम बात करेंगे। दक्षिण पश्चिम से हम शुरू करेंगे क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है वहां का ग्राउंड रिपोर्ट आपने किया है, किस तरह का रुझान रहा, क्या बताएंगे? देखिए, क्योंकि दक्षिण पश्चिम की आप बात करें, देवेंद्र फडणवीस वहां से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, चुनाव खत्म हो गए हैं। अब ना कोई बटेगा और ना कोई कटेगा। ये चुनावी जुमला जो था वो खत्म हो गया है। आप सभी अपने दोस्तों के बीच में चले जाइए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को जो है अभी आपने गले लगाना है क्योंकि इलेक्शन खत्म हो गया। नारा हमेशा इलेक्शन के रहता है। आपने जैसा सवाल पूछा दक्षिण पश्चिम का, तो दक्षिण पश्चिम में नो डाउट जो है देवेंद्र फडणवीस साहब बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं। फैक्टर जो कहा जा रहा है, कुंभी फैक्टर, जिस तरह से कहा जाता है कि जो कुंभी फैक्टर हो सकता है प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल के पास जा सकता है, वो जाएगा भी, उसका वो हमेशा ही जाएगा। हमने अगर प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल की जब 2014 का इलेक्शन देखा जाए तो उनको तकरीबन 7,000 वोट मिले थे, तो कुंभी फैक्टर भी था। लेकिन दक्षिण पश्चिम में एक ऐसा वोटर है जो भाजपा का वोटर है, जो फिर वो कोई भी कास्ट का हो, जो कुंभी हो, शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो या फिर और कोई इसका हो। खासतौर पर शेड्यूल कास्ट का जो वोटर है वो कांग्रेस भाजपा के पास नहीं जाता है। लेकिन बाकी जो है यहाँ पे ब्राह्मण कम्युनिटी भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रमाण से है। इसलिए ये क्षेत्र जो है माना जा रहा था कि प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल अच्छा लीड ले लेंगे। लेकिन फैक्टर यहाँ पे कई सारी चीज रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी के विनय भांगे एक फैक्टर है। अगर वो अच्छे लीड लेते हैं तो वो कांग्रेस का वोट तोड़ेंगे। उसके बाद बीएसपी, अगर उसका कैडर बेस, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कैडर बेस पार्टी है, अगर कैडर बेस पार्टी ने अच्छा काम किया तो भी वो कांग्रेस का वोट तोड़ेंगे। तो इसी के कारण और बीजेपी का जो वोट बैंक है वो कम नहीं होता दिखाई दे रहा है, वो और बढ़ते दिखाई दे रहा है। जो नए वोटर्स आएंगे वो भी अच्छा खासा वोट बीजेपी को डालेंगे, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल यहाँ से फिलहाल जो मुझे एनालिसिस लग रहा है वो हारते दिखाई दे रहा है और देवेंद्र जी अच्छे खासे लीड से जो है दक्षिण पश्चिम में जीतेंगे। इसकी संभावना 100% मुझे लग रही है। ये एक बार ये बोल दूं कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं इसका ये भविष्यवाणी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी हमको पता है उस आधार पे हम ये बात कहते हैं कि ये नतीजे आ सकते हैं। हालांकि हम कोई भविष्यवाणी करना है, ज्योतिष नहीं है कि यही होगा, लेकिन हमारा अंदाज जो है ये इस तरह से कहता है कि दक्षिण पश्चिम में देवेंद्र जी अच्छे खासे लीड से जीतेंगे। अमित, जैसे कि हमको मालूम है कि प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल है, यादी में उनके लिस्ट में नाम आने से मैंने बहुत पहले से ही उन्होंने जो है वो अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। शिवाजी महाराज को लेकर, छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर, महाराज आम्हाला माफ करा, इस तरह के नागपुर शहर भर में उनके बैनर लगे थे। बहुत कोशिश की, बहुत ताकत उन्होंने झोंक दी दक्षिण पश्चिम में। क्या लगता है ये ताकत काम में आएंगी? आप चुनाव के पहले का अगर पूरा मोमेंटम देखेंगे तो सरकार के विरोधी रहा। लेकिन पिछले 15 दिन के भीतर अगर आपने चुनाव देखा तो भाजपा एक चीज हमेशा ही करती है और उसमें वो माहिर है, जातिगत, मतलब जाति हो या फिर धर्म की राजनीति हो, उस पर उन्होंने वो धर्म की राजनीति खेली और बटेंगे कटेंगे एक है तो सेफ है, वोट जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करके ध्रुवीकरण की राजनीति की है। आप समझ लीजिए, महाराज आमी माफ कर ऐसे बैनर जो है नागपुर में हमने देखे, प्रफुल्ल गुरुदेव जी ने लगाए, उसका इम्पैक्ट कितना हुआ
इलेक्शन के पहले आपने क्या किया, लेकिन 15 दिन के प्रचार में वो कहा प्रफुल्ल जी ने कहा यूज किया, ये बड़ा सवाल है। कन्हैया कुमार नागपुर में आते हैं, दक्षिण पश्चिम में भी वो सभा लेते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो वहां पे सभा लेते हैं वहां पे वो ऑलरेडी वोटर कांग्रेस का है, वहां पे इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं है। जहां पे आप उन्होंने सभा ली दक्षिण पश्चिम में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने, जातक रोडी की पुलिस स्टेशन के सामने, तो वो ऑलरेडी कांग्रेस का वोटर है, वहां पे कोई शिफ्ट होने वाली बात ही नहीं थी। वो हार्डली इधर वो बीएसपी के पास जाएगा या फिर कांग्रेस के पास जाएगा। बीजेपी के वोट बैंक में जाके डेंट मारने की कोशिश मेरे ख्याल से प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल ने इस बार नहीं की। जिस तरह से जो राजनीति फिलहाल प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल जी ने की, वो अपने ही वोट बैंक को सेव करने की नए वोट बैंक अपने पास लाने की कोशिश मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं की। इसके कारण वो जो महाराज हमें माफ कराओ, इलेक्शन के पहले का मुद्दा बहुत अच्छा उन्होंने खेला, लेकिन वो इलेक्शन तक उन्होंने नहीं लाया। उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि वो मुद्दा उन्होंने छोड़ दिया, जो अच्छा ले सकते थे वो मुद्दे को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके कारण ये हो सकता है कि प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल, हालांकि सबको पता है रिजल्ट कोई नई बात नहीं है, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है, सीएम के दावेदार अभी अगर महायुति सरकार आती है तो उनके हो सकते हैं, अगर नहीं भी आती है तो जो विपक्षी नेता वो हमेशा ही रहेंगे। बहुत बड़े नेता है, उनके खिलाफ प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल अपनी लक आजमा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए क्या होता है। मेरे ख्याल से मेरा आकलन जो कहता है कि प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल यहाँ से सीट नहीं निकाल पाएंगे एटलीस्ट। अमित, पूरब की ओर थोड़ा सा ध्यान देते, पूर्व नागपुर की ओर जो महाविकास आघाड़ी को एक ही सीट पूर्व में मिली है, दुनेश्वर पेठे को, अब कृष्णा खोपड़े उनके खिलाफ में है। क्या लगता है आपको, मतलब पूरब से क्या आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी किया, अब पूरब से उदय किसका होगा, क्या लगता है? देखिए, जब पूरब की बात चालू हुई थी तो एक सबसे बड़ा फैक्टर जो था भाजपा को ड्रॉबैक कर सकता था वो थी आभा पांडे। अगर आभा पांडे जितने भी वोट ले सकती थी तो वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ले सकती थी। आभा पांडे एक ऐसा फैक्टर था जो हर समाज में, हर समुदाय में एक अच्छा नाम था। जब वो खड़े हुए तब उनको जब लगा कि भाजपा जो है यहाँ पे बैकफुट में जा सकती है, लेकिन जब महायुति और महाविकास आघाड़ी का जब वोट सीट बंटवारे के ऊपर जो उलझन हुई पूर्व नागपुर में, महाविकास आघाड़ी खासतौर पर, जहां पे महाविकास आघाड़ी ने राष्ट्रवादी को एक सीट छोड़ी, हालांकि ये सीट राष्ट्रवादी की नहीं थी, कांग्रेस की थी, कि 2019 में हमने देखा कि कांग्रेस ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और कांग्रेस भरपूर मजबूती से जो है यहाँ पर दावा कर रही थी कि ये जो सीट है हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना होते हुए दुनेश्वर पेठे और राष्ट्रवादी कांग्रेस को जो है ये सीट गई। उसके कारण खास तौर पर जो है कांग्रेस के वोटर जो है नाराज हुए, और उसी का आपने जो जवाब जो मिला वो पुरुषोत्तम हजारे जो कांग्रेस के 2019 के उम्मीदवार थे, उन्होंने अपना पर्चा भरा। हालांकि महाविकास आघाड़ी या फिर वो जो सब वो धर्म कहा जाता है कि पार्टी का कोई धर्म है या फिर आघाड़ी का कोई धर्म है, तो वो पालन कुछ पूर्व नागपुर में नहीं हुआ। कांग्रेस ने अभी भी उसके ऊपर क्या कार्रवाई की मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि पुरुषोत्तम हजारे को कांग्रेस से बाहर निकाला गया नहीं निकाला गया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन पुरुषोत्तम हजारे अपने एरिया में होल्ड रखते हैं, आभा पांडे अपने एरिया में होल्ड रखते हैं, लेकिन दुनेश्वर पेठे अपने आप में उनका एक नाम उनके क्षेत्र में नगर सेवक रह के वो आमदार की लड़ रहे हैं। लेकिन अब पूरा का पूरा कैलकुलेशन आप देखेंगे, कृष्णा खोपड़े एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 2024 का अगर लोकसभा चुनाव देखेंगे तो 76,000 लीड से पूर्व नागपुर से मिली थी, तो आप समझ लीजिए कि सिक्योर सीट है बीजेपी के लिए। एक फैक्टर था आभा पांडे का, लेकिन वो फैक्टर बहुत ज्यादा तरीके से नहीं चला। लास्ट के कुछ दिनों में हमने देखा कि आभा पांडे का प्रचार बहुत ज्यादा लूज हो गया था, प्रचार उन्होंने नहीं के बराबर किया, ऐसा हमें लगा। हम ये नहीं कहते कि नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा हमें लगा कि जो अग्रेसिव पहले प्रचार कर रही थी वैसा प्रचार उन्होंने नहीं किया। और फिर फैक्टर जो है कृष्णा खोपड़े का वो हमेशा ही चलेगा। कृष्णा खोपड़े नितिन गडकरी जी के आदमी माने जाते हैं, लोकसभा में जो लीड उन्होंने दी उसका 100% जो काम है। और एक फैक्टर होता है कि संघ आगे आपके सामने आके कभी काम नहीं करता, संघ अपना इंटरनल काम करते रहता है। उन्होंने बहुत काफी अच्छे तरीके से पूर्व नागपुर में वो संघ ने अच्छा काम किया। और पूर्व नागपुर की सीट मुझे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि पूर्व नागपुर में कौन जीत सकता। अगर 2 सीट भाजपा की अगर कोई आग बंद कर भी कहे कि कौन सी सीट जीतेगी नागपुर से, तो पूर्व और दक्षिण पश्चिम की सीट जो है आग बंद करके भाजपा निकालती है। तो क्या लगता है आभा पांडे को सीट न देना, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? अब आघाड़ी और महायुति का धर्म था, वो उनके पार्टी का नेता था। खामियाजा मुझे नहीं लगता ऐसा बहुत कुछ होगा, क्योंकि सिटिंग एमएलए है, 3 बार के एमएलए रह चुके हैं, उनको टिकट काट के अगर आभा पांडे को देते तो वो भी गलत चीज होता, और वो तो डिजर्विंग वो चीज नहीं थी। और कृष्णा खोपड़े जी को अगर वहां बहुत बड़ा वोट बैंक है आभा पांडे का उस एरिया में, उस क्षेत्र में। हाँ, जब उनका इंडिविजुअल वोट बैंक है, लेकिन जब कांग्रेस और भाजपा की बात करते तो उनका एक इंडिविजुअल वोट बैंक है। जब वोट मारने की बारी आती है, जब वोटर ये सोचता है कि मुझे अगर आभा पांडे को वोट देना है तो क्या आभा पांडे जीत पाएगी,
या फिर मैं कृष्णा खोपड़े को वोट करूंगा वो जीत पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वोटर्स के दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं। आभा पांडे बहुत बड़ा फैक्टर, मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन क्या वो उतना इम्पैक्ट कर पाएगी? मुझे नहीं लगता उतना इम्पैक्ट कर पाएगी, ना ही पुरुषोत्तम हजारे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर पाएगा। और इसके कारण जो डैमेज भाजपा को हो सकता है आभा पांडे का, वो उन्होंने कंट्रोल कर दिया। अभी इंटरनल पॉलिटिक्स आप सबको पता होती है कि इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाता है। तो उन्होंने वहां पे काफी अच्छे तरीके से भाजपा ने इंटरनल अपना जो डैमेज था वो कंट्रोल कर दिया। अमित, सबसे ज्यादा जब से चुनाव प्रक्रिया नागपुर की शुरू हुई है, सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो मध्य नागपुर पे रहा है, क्योंकि बंटी शेड़के और प्रवीण दटके ये दोनों ही उम्मीदवार जो है वो बड़े ही मतलब इनका बार बार इनके झगड़े मीडिया में छाते रहे, या फिर बहुत बार इनके बारे में पेपर में जो कंटिन्यूअस खबरें आई बंटी शेड़के के बारे में। तो इस एरिया की जो ग्राउंड रिपोर्ट आपने की है, क्या लगता है क्या रहेगा यहाँ का रुझान? यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर जो है हलवा कम्युनिटी है। हलवा कम्युनिटी आज तक जो है अपने नेता के साथ खड़ी थी, हलवा समाज के साथ खड़ी थी। आपने विकास कुंभारे को 2019 में भी देखा, उनको टिकट मिली तो हलवा समाज जो है अच्छा खासे तरीके से उनके साथ में खड़ा था। तो हलवा समाज को इस बार जो टिकट ना मिलना, तो हलवा समाज में जो है रोष भाजपा के खिलाफ भी चला। अब ये वोट जो है रमेश पुणेकर के पीछे एक साथ जो मीटिंग हुई, उन्होंने समाज ने अपना एक नेतृत्व खड़ा चुना और वो था रमेश पुणेकर। अब रमेश पुणेकर जी के साथ हलवा समाज कितने परसेंट में गया ये तो कल हमें पता चल जाएगा, 23 तारीख को हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से गया तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो भाजपा को ही होने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि हलवा समाज जो है वो भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। उसी के कारण अगर हलवा समाज अगर वन साइड पुणेकर के पास गया तो बंटी शेड़के यहाँ से टिकट निकाल सकते हैं। अगर नहीं गया और न्यूट्रल रहा भाजपा के 2024 के तहत भाजपा के इसमें जब अगर उन्होंने चुनाव जिस तरह से वोटिंग की उसी तरह से रहा तो फिर प्रवीण दटके भी टिकट निकाल सकते हैं। ये एक फैक्टर सिर्फ पुणेकर के हिसाब से रहा, लेकिन दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि प्रवीण दटके और बंटी शेड़के जब इन दोनों की बात की जाती है तो कहा जाता है कि एक आमदार है प्रवीण दटके जिनको वापस आमदार बनाने के लिए भाजपा खड़ी हो रही है, और एक आमदार नहीं नगर सेवक है आमदार है। तो उनका जो पॉपुलैरिटी यूथ में बहुत ज्यादा है। बंटी शेड़के अपने आप में एक यूथ आइकॉन फिलहाल जो है 2019 के बाद जिस तरह से हुआ तो वो 2019 के बाद आइकॉन की तरह सामने है। लेकिन भाजपा का वोटर जो है साइलेंट होता है, वो वायलेंट नहीं होता। जैसा बंटी शेड़के करते हैं वायलेंटली अपना आंदोलन करते हैं, वायलेंटली लोगों के सामने आते हैं, वैसा भाजपा का वोटर कभी नहीं रहा। अब भाजपा का वोटर अब देखना पड़ेगा कि भाजपा के वोटर ने किस तरह से वोट किया, हलवा कहाँ पे गया। अगर हलवा पलटा तो प्रवीण दटके को नुकसान है, हलवा नहीं पलटा तो फिर प्रवीण दटके यहाँ से जो है टिकट निकाल सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी हम अनुमान नहीं लगा सकते, यहाँ पर कोई भी अनुमान फेल होने वाला स्थिति पे है। लेकिन अगर स्थिति देखा जाए 2019 के हिसाब से तो आज के कंडीशन में हलवा अगर फ्लक्चुएट होता है तो बंटी शेड़के यहाँ से टिकट निकाल सकते हैं, ऐसा अनुमान जताया जा सकता है। अमित, हमने रमेश पुणेकर की सभाएं देखी है, उनकी प्रचार रैलियां देखी है, जितनी तादाद में उनकी रैली में लोग दिखे, ना बंटी शेड़के की इसमें दिखे ना प्रवीण दटके की, तो ये फैक्टर हो सकता है क्या कि लोग जब चुनाव में जब कल मत डालने गए थे तब उनका मत परिवर्तन हुआ होगा और शायद पुणेकर की जगह उन्होंने फिर भाजपा को वोट डाला होगा, ऐसा हो सकता है? तो वो वोटर का साइकोलॉजी हम नहीं बता सकते कि वोटर क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन आपने जो कहा कि उनके सभा में बहुत ज्यादा भीड़ लगी, तो कौन सी बात है, समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, समाज ने एक साथ आके जो है उनको वोट दिया या फिर उनके लिए खड़े हुए, ऐसा तो हमें दिखा। लेकिन अगर आप मध्य नागपुर में हलवा समाज का वोटर पकड़े तो तकरीबन 75,000 या 70 से 75,000 के आसपास है। वोटिंग परसेंट हम देखते हैं तो वो 50-55% के आसपास हुआ। टोटल नागपुर का वोटिंग परसेंट 55% हुआ, तो वहां पे वो हम अंदाजा कर रहे हैं कि उतना ही परसेंट में वोटिंग हुआ होगा। तो उतना वोट में मतलब 70 में से अगर 50% हमने निकाल लिए तो 30-35 हजार का अगर वोट बैंक शिफ्ट होता है तो पुणेकर वहां से टिकट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उनके पीछे क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है दलित मुस्लिम और जो सेक्युलर विचारधारा के लोग हैं वो उनके वोट बैंक है। हलवा समाज आप एक देख लीजिए कि हलवा समाज अगर पुणेकर के साथ है तो बाकी समाज क्या उनके साथ गए? अगर वो नहीं गए तो फिर उन्होंने जो काम किया वो समाज का नेतृत्व करने का जरूर किया, लेकिन टिकट जीतने की फिलहाल हमें आशा वहां से पुणेकर की नहीं लगती है। ये दोनों में ही लड़ाई हो सकती है। और मैंने जो कहा कि हलवा समाज अगर फ्लक्चुएट होता है ज्यादातर प्रमाण से तो फिर बंटी शेड़के का चांस मतलब सारा रिजल्ट हलवा समाज पर निर्भर है। टोटल जो है रिजल्ट हलवा समाज के ऊपर डिपेंड करेगा। अमित, उत्तर नागपुर की ओर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। उत्तर नागपुर में जो है वो प्रबल दावेदार जो नितिन राउत को माना जाता है, जो है वो आरक्षित सीट है वहां की। इस बार कई ज्यादा कैंडिडेट अपक्ष वहां पर खड़े हुए हैं, तो नितिन राउत को और मिलिंद मानवी के बीच में ये जो अपक्ष कैंडिडेट्स है वो कुछ
मतलब उनको खतरा हो सकता है नितिन राउत, क्या लगता है? आप 2000 जब हम कोई चीज का एनालिसिस करते हैं तो हम पीछे जाके एनालिसिस करते हैं। नितिन राउत 1999 से लेकर तो अब तक चुनाव लड़ रहे हैं लगातार। ये छठी बार उनका इलेक्शन लड़ने का है। एक बार वो चुनाव हारे हैं, और एक बार चुनाव क्यों हारे, उसका सबसे बड़ा कारण था किशोर गजभिये जी। 2014 में मोदी लहर थी, बावजूद उसके किशोर गजभिये जी ने तकरीबन 55,000 वोट लिया था, और वो 15,000 से वो चुनाव हारे थे। तब मुनीर माने जो है 65,000 वोट लेके जीते थे। अगर हम इसी एनालिसिस में जाते हैं तो अभी जो वहां पे लोग खड़े हैं तो बीएसपी के मनोज सांगोड़े खड़े हैं, उसके अलावा वंचित बहुजन आघाड़ी भी है, और अपक्ष भी कई सारे लोग होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फैक्टर जो माना जा रहा है मनोज सांगोड़े जी को माना जा रहा है वहां पे। और यही अगर मनोज सांगोड़े जी ज्यादा वोट लेते हैं तो ही नितिन राउत जी हार सकते हैं, ऐसा स्थिति फिलहाल तो उत्तर नागपुर में है। अदरवाइज उनके हारने की कोई स्थिति नहीं है। हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि उत्तर नागपुर में भाजपा का जहां पे खास तौर पे जो बौद्धिस्ट वोटर है वो भाजपा को लाइक नहीं करते। सबको पता है कि बौद्धिस्ट वोट भाजपा के पास बहुत ज्यादा प्रमाण पे जाता ही नहीं, 10-15% गए तो गए, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो भाजपा नहीं चाहिए, इसलिए हमें कांग्रेस चाहिए। वहां के लोगों की मानसिकता यही है, और उसी के कारण जो है नितिन राउत वहां पे जीतते दिखाई दे रहे हैं अभी की कंडीशन में। मिलिंद मानेक की भी टर्म जो है लोगों ने देखा वहां पे। मिलिंद मानेक के टर्म में 2014 से लेकर 19 तक लोगों ने देखा, तो मैंने जब लोगों को पूछा कि क्या उनके काम क्या है, तो भाजपा के कार्यकर्ता कहते कि नहीं, उनका काम इतना अच्छा नहीं है। तो भाजपा का जो साइलेंट वोटर है वो भी हो सकता है कि वोट ना जाए, भाजपा कांग्रेस को ना जाए, लेकिन वो वोट करने भी ना जाए। पिछले 5 सालों में मिलिंद मानेक जो है वो अचानक गायब हो गए थे, तो उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ सकता है, ऐसा लगता है? चुनाव में हर कोई ऐसा ही करता है। मुझे आप बताइए कौन आपके आमदार भी, अगर आप दक्षिण पश्चिम की बात करें, दक्षिण पश्चिम में फडणवीस साहब कितने घूमे? 5 साल नहीं घूमे ना। तो आमदार का और बाकी लोगों का काम यही होता है, नेता का काम यही होता है। आप मुझे एक बता दीजिए, एक कोई भी नेता नागपुर के 6 के 6 विधानसभा में आप मुझे बताइए जो जीत के आया वो कितने घूमे अपने क्षेत्र में? नहीं घूमते। तो वो तो हार गए थे, वो हारने के बाद अपना काम में लग गए थे, डॉक्टर है, अपने जो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ठीक है, जनता है, वो जनता डिसाइड करती है लास्ट मोमेंट पे किसको वोट देना है, वोट नहीं देना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर नागपुर में कांग्रेस जो है आराम से टिकट निकाल लेगी। एक ही फैक्टर है मनोज सांगोड़े। मनोज सांगोड़े अगर ज्यादा वोट लेते हैं तो ही यहाँ पे नितिन राउत को परेशानी होगी। लेकिन हमने 2024 के लोकसभा में देखा, 2019 के विधानसभा में देखा कि जो बीएसपी का कैडर वोट जो उत्तर नागपुर में है वो कम होता दिखाई दे। पूरे नागपुर में तकरीबन 4.5 लाख वोटर बौद्धिस्ट वोटर माने जाते हैं, वहां पे सिर्फ 25,000 वोट जो है बीएसपी लेती है। तो उनका कैडर बेस वोट जो है कम हुआ, तो उसका खामियाजा तो जो बीएसपी को होना ही होना है। और मनोज सांगोड़े जो है वो खुद कांग्रेस के नेता है, अब वो अचानक कैसे बीएसपी से खड़े हुए, ये बड़ा सवाल है। बीएसपी भी एक ऐसी पार्टी है जो अपने नेताओं को बड़ा नहीं करती, वो सडनली कांग्रेस के लोगों को लाके खड़ा कर देती है और कहती है कि ये हमारा नेता है। तो जो बीएसपी का कोर वोटर है वो भी समझ नहीं पाता कि हम जिसके खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पिछले कुछ वोट जो है कम होते ही दिखाई दे रहे हैं, क्या उसकी वजह की वजह लगता है? बहुत से फैक्टर है, बहुत से उसमें फैक्टर है। आप अगर, क्योंकि मैं मतलब एक वक्त था जब 11 नगर सेवक बसपा की चुनकर आए थे, पिछले बार भी 9-10 नगर सेवक थे, तो वो भी था। लेकिन आप उसके बाद देखिए जो नेतृत्व दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष संदीप तादने जब थे तो इनके 10 में से 8 नगर सेवक आंदोलन करते दिखाई दे रहे थे बीएसपी ऑफिस के सामने, और कह रहे थे कि पैसे लेके जो पार्टी को तोड़ा गया। तो ये इस तरह से अगर आंदोलन करेंगे और जनता के बीच में सामने बताएंगे कि बीएसपी के लोग जो है पैसा लेके डीलिंग कर रहे हैं, जो मैंने चलाया भी, वो खबर जो मैंने चलाया भी, उसके बाद लोकसभा के बाद इन्होंने खुद बीएसपी के वोटर लोगों ने जो है, उसमें भी नगर सेवक वही कई सारे लोग थे, उन्होंने ये कहा कि पार्टी को बेचने का काम किया, और उसके कारण जो है बीएसपी का वोट बैंक कम होता फिलहाल दिखाई दे रहा है। अभी दक्षिण नागपुर की थोड़ी सी नजर डालते हैं। अभी दक्षिण नागपुर में जो है वो एक तरफ मोहन मते है जो ऑलरेडी वहां पर विधायक रह चुके हैं, और अभी दूसरी तरफ जो है तो कांग्रेस के उम्मीदवार जो है पांडव है, गिरीश पांडव। इनके बीच की क्या लगता है, मतलब इनके बीच में जो ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने की है, किस तरह का माहौल बना हुआ है? सब लोग कह रहे हैं कि इस बार शायद गिरीश पांडव जो है वो चुनकर आ सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो भाजपा के साथ दक्षिण नागपुर में खड़ा है, क्या कहेंगे आप? भाजपा के साथ तो वोट बैंक खड़ा ही खड़ा है, उसके साथ मैं कहता हूं कि संघ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हर चुनाव में। जहां पे आप समझ लीजिए कि जहां जो वोटर कांग्रेस का हो सकता है और जो वोटर भाजपा का नहीं है, उसे इन्फ्लुएंस करने का काम भी आरएसएस करता है।
अगर आप समझ लीजिए कि मैं कोई ए पार्टी कांग्रेस है, बी पार्टी जो भाजपा है, सी पार्टी कोई है जो एक ही वोट खा सकते हैं, मतलब कांग्रेस के वोट खा सकती है। तो अगर कांग्रेस का वोटर हूं, लेकिन मैं शायद डाउट में हूं कि मुझे देना नहीं देना है, और आरएसएस क्या करती है कि इनके पास जाती है, तो आप कांग्रेस को क्यों दे रहे हो, तो बीजेपी खराब है, वो खुद ही मुंह पे बोलती है बीजेपी खराब है, और कांग्रेस ने क्या किया आपके लिए, फिर वो माइंड डाइवर्ट करती है थर्ड पार्टी के लिए। वो थर्ड पार्टी मतलब आपका जो वोट है थर्ड पार्टी को जाना, इसका मतलब आपके प्रतिनिधि को वोट ना मिलना जैसी की बात होती है। वही चीज आरएसएस हमेशा ही करती है। बहुत लोगों को शायद ये इंटरनल बात नहीं पता, लेकिन ये सारी चीजें होती है। वो हमने चुनाव में ये प्रक्रिया देखी है। और समझिए कि आरएसएस जिस तरह से काम करा दक्षिण में, क्योंकि मध्य और दक्षिण बहुत क्लोज है, और दक्षिण में नागपुर में जो है डॉक्टर हेडगेवार का गढ़ भी है और हेडक्वार्टर भी है, तो वहां से आरएसएस का हारना बहुत गलत चीज हो जाती है, भाजपा का हारना गलत चीज होती है। लेकिन अगर आप एनालिसिस करोगे 2019 के चुनाव का, तो गिरीश पांडव जो हारे थे 4000 वोट से हारे थे। उस समय 5 ऐसे अपक्ष उम्मीदवार थे, अनिल सतीश होले, किशोर कुमरिया, उसके बाद मान मुड़े जी, वंचित बहुजन आघाड़ी, बीएसपी, इन्होंने कुल मिलाकर 25,000 वोट जो है खा लिए थे, और उसके कारण 4000 वोट से जो है गिरीश पांडव हारे थे। लेकिन 2019 से लेकर 24 तक का अगर हमने एनालिसिस किया, तो मोहन मते बहुत अच्छे नेता माने गए या नहीं, तो लोगों का कहना है कि एवरेज ठीक है। उन्होंने कुछ धार्मिक कार्यक्रम वहां पे किए, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या किया, तो लोगों ने सवाल खड़े किए कि कुछ नहीं किया। उनके क्षेत्र में मेडिकल जो है आता है, उनके क्षेत्र में कई सारे जो चीज आती है, लेकिन वो चीज उन्होंने नहीं डेवलप की। मेडिकल कॉलेज शायद मेरे ख्याल से दक्षिण पश्चिम में आ सकता है, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता था कि मेडिकल कॉलेज को जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं कर पाए। उनको कई बार सवाल पूछे भी गए थे कि आपने कई सारे धार्मिक जो काम किए, लेकिन आपने लोगों की शिक्षा के लिए क्या किया, आपने रोजगार के लिए क्या किया, तो उनका जवाब उसके ऊपर कुछ नहीं था। तो जनता के बीच में ये भी डाउट है, और एक छवि उनकी ये भी बनी कि दबंगों को साथ में लेकर जो है वो घूमे, ऐसी भी उनकी छवि बनी। तो उसके कारण जो सामान्य वोटर है, जो शांतिप्रिय वोटर है, वो उनके खिलाफ जा सकता है। लेकिन आरएसएस का फैक्टर और बीजेपी का जो वोट साइलेंट वोटर है, उसके कारण मैं ये नहीं कहूंगा कि यह हार निश्चित है। पार्टी की लड़ाई है, गिरीश पांडव एक अच्छा नेतृत्व हो सकते हैं, ये चीज जो है हमें कल पता चलेगी। यहाँ पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। इस बार भी बहुत सारे जो अपक्ष उम्मीदवार है वहां से खड़े हुए हैं, लेकिन बड़े नाम नहीं है, साफ समझिए सर, बहुत बड़े नाम नहीं है। किशोर कुमार अपने आप में नाम रखते थे, अनिल होले जी नगर सेवक थे, वो अच्छा अपना होल्ड रखते थे। मान मोड़े जी अच्छा, उनके पास बहुत पैसा माना जाता है, अच्छे उद्योगपति माने जाते हैं, वो नाम नहीं है। तो इतने बड़े 3 बड़े नाम, और क्या लगता है गिरीश पांडव निकल सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, कमेंट नहीं कर सकते इसके ऊपर, लेकिन एक चांस उनका बहुत अच्छा चांस इस बार दक्षिण से निकलने का बहुत अच्छा चांस है। अभी तो पश्चिम मतदार संघ की ओर जाएंगे इस बार। वो इस बार जो है मतलब विकास ठाकरे जो है वो तो वहां के प्रबल दावेदार हमेशा ही माने गए हैं, लेकिन इस बार सुधाकर कोड़े को उधर में पलटा दिया, उनके खिलाफ में उनको दे दिया बीजेपी से। लेकिन जो अपक्ष उम्मीदवार वहां पर जो है इस बार नरेंद्र जिचकार भी है, यश गोरखेड़े भी है, उसके बाद में और एक तीसरे उम्मीदवार वहां पर बसपा के उम्मीदवार है। तो क्या लगता है, राजा बेग भी एक उम्मीदवार है वहां के, मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़े तादाद में उनके पीछे, क्या लगता है कुछ बदलाव हो पाएगा? देखिए, लोकसभा के बाद 2024 के लोकसभा के बाद विकास ठाकरे जी का एक नेतृत्व जो हुआ, या फिर एक छवि जो बनी, वो नितिन गडकरी के लेवल पे बनी, पैरेलल बनी। और वही चीज जो उनको ड्रॉबैक भी कर सकती है, क्योंकि भाजपा के कई सारे नेता जो है, उनके मुंह से हमने ऑन कैमरा सुना कि ये बहुत बड़े नेता नितिन गडकरी के टक्कर में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें पूरी तरीके से जो है अभी इनके खिलाफ में चुनाव लड़ना है। तो वो पूरा कमर कस के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक ड्रॉबैक भाजपा का ये हो गया कि उन्होंने पैराशूट जो है उम्मीदवार ला दिया। सुधाकर कोड़े जी एक संगठनात्मक नेता माने जाते हैं, उनको 2019 के चुनाव में देखा गया कि 15 दिन पहले चुनाव टिकट मिली और सडनली उन्होंने चुनाव जीत गया। इस बार यहाँ पर ऐसा होगा तो शायद ही ऐसा लगता है कि ऐसा शायद हो पाएगा। लेकिन फैक्टर जो आपने कहा कि 2-3 बड़े फैक्टर है, एक सबसे बड़ा फैक्टर मैं पश्चिम में मानता हूं, वो है नरेंद्र जिचकार जी का। नरेंद्र जिचकार जी एक उद्योगपति है, एक साफ छवि के नेता, फिलहाल उन्होंने अपनी इमेज क्रिएट की है, पढ़े लिखे नेता, ऐसे इमेज उन्होंने क्रिएट किया, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने इमेज इस तरह से क्रिएट की है। तो उसके कारण जो है उन्होंने कई गरीबों को जो है साथ भी दिया। लोकसभा में हमने, अभी विधानसभा हमने चुनाव जब लोगों के बीच में गए तो देखा कि लोग डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने बैट को जाके दे दिया।
और कई सारे पॉकेट्स में उनके वोटर्स माने जा रहे हैं, जैसे काशीपुरा हो गया, मोहन नगर हो गया, गड्डी गोदाम हो गया, गोदई का कुछ एरिया हो गया, गिट्टी घरान हो गया, अवस्थी नगर हो गया, मुस्लिम एरिया में भी उनका नाम अच्छा चला। तो ऐसे में अगर उनके वोट 10-15 हजार वोट अगर वो लेने में सक्षम होते हैं तो विकास जी की गद्दी हिल सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि कोई चांस नहीं है। दूसरा एक फैक्टर यश गौरखड़े का जरूर था, लेकिन सडनली 15 दिन के भीतर आप लोगों के बीच में जाते हो, सडनली आपको टिकट मिलती है, 15 दिन के भीतर जाओगे और आप लोगों को, हालांकि उनके भाषण काफी अपीलिंग थे लोगों के बीच में, तो कितने लोगों को अपील कर पाए ये भी फैक्टर है। उनके पास कितना वोट आता है, अगर कुल मिला के बीएसपी वंचित बहुजन आघाड़ी नरेंद्र जिचकार जी ने 20 से 25 हजार वोट ले लिए तो फिर कांग्रेस की स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन इसमें एक फायदा ये हुआ कि 2019 में 1,90,000 के आसपास वोटिंग हुई, 2024 में विधानसभा में 2,16,000 टोटल वोटर्स हुए। तो ये जो 20-25 हजार वोटर बढ़े वो किसके बढ़े, वो वोटर किसको दिया, वो वोट किसको दिया, तो ये बड़ा सवाल है। अगर ये सारी चीजें बैठ और ये तीनों फैक्टर मिला के अगर 20-25 हजार वोट जाते हैं और भाजपा का वोटर जो है वो कितना भी कीजिए वो वोटर पलटता नहीं है, कांग्रेस को तो नहीं पलटेगा, आप समझ लीजिए। तो वो वोटिंग उनको पैटर्न जिस तरह से था उस तरह से उनका पैटर्न रहेगा। तकरीबन 60-65 या 70-75 हजार के आसपास ही इस बार रिजल्ट आएगा पश्चिम नागपुर का। और हो सकता है कि मेरा जो एनालिसिस फिलहाल कहता है कि अगर ये तीन फैक्टर नहीं चले तो विकास जी ठाकरे यहाँ से टिकट निकाल दे। अंसार नगर हो गया, हबीब नगर हो गया, एक बहुत बड़ा पट्टा जो है मुस्लिम समुदाय का पश्चिम इलाके में रहता है, तो क्या लगता है वो इस बार राजा बेग जो मुस्लिम कैंडिडेट अपक्ष करके खड़े हुए उनको सपोर्ट देंगे या फिर से कांग्रेस की तरफ पलट जाएगा? तो दो वोटर जो है वो हमेशा ही कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बड़े ही कौशलता से वोटिंग करते हैं। और ये दोनों वोटर जो है बौद्धिस्ट वोटर हो गया या फिर मुस्लिम वोटर हो गया, ये हमेशा ही बीजेपी के विरोध में काम करता है। अब राजा बेग कितने वोट ले पाते हैं ये सारा देखने की बात है। हमें नहीं लगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा वोट जो है फ्लक्चुएट हो गए। अगर हो गए, क्योंकि हम जाके चेक नहीं करते कौन किसको दिया, अगर बहुत ज्यादा वोट फ्लक्चुएट हो गए तो विकास ठाकरे चुनाव हारने के चांसेस है। लेकिन आप ये भी फैक्टर चीज देख लीजिए कि भाजपा का वोटर जो था वो नाराज था बाहर के नेता को यहाँ पर लाने से, तो क्या वो निकल के वोट दिया, क्योंकि 55% ही वोटिंग हुआ, बड़ा तो यहाँ पे पिछले बार की तुलना में बड़ा भी नहीं, तो 2% से बढ़ा होगा, शायद 53% 2019 में हुआ था, इस बार 55% हुआ, तो बहुत कुछ ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ नहीं। तो अभी देखना पड़ेगा कि भाजपा का वोटर कितना निकला या नहीं निकला तो कांग्रेस का वोटर तो निकला है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी का जो वोट है वो कैंडिडेट को नहीं पक्ष को जाता है। देखिए, हमने देखा है उसके विधानसभा जैसे चुनाव में कैंडिडेट का नाम आया तो आंदोलन करने वाले कांग्रेस के बीजेपी के लोग थे, चाहे वो संदीप जोशी के लोग थे कि बाहर का पार्सल नहीं चलेगा, या फिर नरेश बर्डे के लोग थे, वो आंदोलन उन्होंने किया। अब ये लोग क्या भाजपा के लिए काम किए नहीं किए ये देखना पड़ेगा। अब कहा उनकी जो है नाराजगी तो दूर करने की उम्मीदवारी भी वापस ले लिया, अब नाराजगी दूर करने की कोशिश जरूर की थी उनकी, लेकिन क्या वो दिल से उन्होंने काम किया भाजपा के लिए, तो ये देखना होगा। अगर किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो फिर इसका ड्रॉ भाजपा को भी हो सकता है। और उसके कारण मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्थिति आप क्लियर नहीं कर सकते कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। लेकिन क्योंकि विकास ठाकरे जी का नाम बहुत बड़ा है लोकसभा में, जिस तरह से उनका अगर आप कार्यशैली देखेंगे तो आप पत्रकार छोड़ दीजिए, आप अगर कार्यकर्ता भी हो, सादा एक व्यक्ति भी हो, तो आपके पास उनका नंबर होगा, आप फोन कीजिए उनको और फोन करके बताइए तो वो आपको कॉल उठाएंगे और आपका जो काम रहेगा वो कर देंगे। ऐसी इमेज उनकी है। अब ये इमेज कितना काम में आएंगी ये देखना पड़ेगा। अब यही इसी के कारण कहा जाता है कि भैया वो बहुत अच्छे, हालांकि ये भी उनको भी देखा गया पश्चिम, वो भी दक्षिण नागपुर में रहते हैं, दक्षिण पश्चिम में रहते हैं, लेकिन वो भी पश्चिम से लड़ते हैं। लेकिन पश्चिम नागपुर की जनता ने उन्होंने एक्सेप्ट किया है। 2019 के बाद उनका जो काम रहा है उसको नकारा, तो भाजपा के लोग भी नहीं नकार सकते, उन्होंने काम किया है, अच्छे तरीके से काम किया है। तो अभी देखिए उनके जो काम करने के अंदाज से अगर उनको जनता, ये जो तीन फैक्टर को आपने बताया, नरेंद्र जिचकार, यश गौरखड़े या फिर प्रकाश गजभी जो बीएसपी के थे, और राजा बेग, जो चार फैक्टर जो आपने गिनाए, ये कितने वोट ले सकते हैं? 30,000 के आसपास गए, 25,000 के आसपास गए, तो स्थिति खराब हो सकती है कांग्रेस की। तो हमने देखा कि इस वक्त हमारे साथ में अमित वांड्रे वरिष्ठ पत्रकार थे। अमित से हमने चर्चा इसलिए की क्योंकि वो फेसबुक पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लाखों जो उनके व्यूवर्स है वो रोजाना उनको फॉलो करते रहते हैं, इसीलिए। और ग्राउंड रिपोर्टिंग जो था इस बार उनका बहुत बेहतर था, और कई जगह पर उनकी रिपोर्टिंग को आलोचना हुई, कई जगह पर उनको सराहना भी हुई। आज हमने उनसे जाना, उन्होंने बताया भी सटीक तरीके से कि कहाँ कहाँ पर नतीजे किस तरह से आ सकते हैं। चलो, चुनाव निपट गया,
मतदान की प्रक्रिया भी होगी, लेकिन हर किसी का ध्यान जो है वो चुनाव के नतीजों पर है। तो हम देखेंगे कि ये नतीजे किस तरह से रहने वाले हैं। हम सभी को और एक दिन का इंतजार करना है, और ये आने वाला जो दिन है वो नतीजों को ठहराएगा, और सारे लोगों ने किसके हाथ में, महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, किसके हाथ में इस बार की सत्ता की बागडोर देना है, जनता ने किसे अपना पर्याय ढूंढा है, ये हम देखेंगे कल। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भुंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर।